वेल आई नो द टाइटल सेज कंप्लीट सीजन 2 बट मैं इसके 3 एपिसोड्स ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो पहले वो वाली वीडियोस देख लेना फिर ये वाली, वरना ये वाली वीडियो कुछ खास समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बेक्यूनो के पास जापान से एक कॉल आता है जेजू आइलैंड के बारे में कि वहाँ के क्रिएचर्स का एवोल्यूशन बहुत ही तेजी से हो रहा है, क्योंकि जापान के एक तट पर जेजू आइलैंड का एक मॉन्स्टर दिखाई दिया, अ जाइगैंटिक एंट बट दिस टाइम विद विंग्स। अभी तक इन लोगों ने जेजू आइलैंड में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ इग्नोर किया था, क्योंकि एस रैंक हंटर्स तक भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और इसलिए भी क्योंकि जेजू आइलैंड एक बहुत ही ज्यादा सेपरेटेड आइलैंड है और वहाँ पर कोई ना जाता है ना कुछ। बट अगर वहाँ की चीजें उड़ के यहाँ पर आएंगी तब तो इन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं लोग क्या करते हैं आगे जाकर। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है डीमन कैसल आर्क और हमें दिखाते हैं कि संगजिन वो अपना बैग टांग कर चल देता है जलते हुए डीमन कैसल की तरफ, और वो अपनी बहन को बोल देता है कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। मतलब हम लोग यहाँ पर ट्रिप पर जाने के लिए काम का बहाना लेते हैं और इसने काम पर जाने के लिए ट्रिप का बहाना लिया है। डीमन कैसल भरा होता है ऑब्वियसली ढेर सारे डीमंस के साथ, और यहाँ पर जिन्वू का मिशन होता है कि उसे 10,000 सोल्स कलेक्ट करनी है। कुछ डीमंस के पास एक से ज्यादा सोल भी हो सकती है और बदले में उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे शॉप से उसकी पसंद का कोई भी आइटम कितना भी महंगा, +20 स्टैट पॉइंट्स एंड एक हिडन रिवॉर्ड। और डीमंस को मारते हुए जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो तो है ही। जिन्वू ये समझ जाता है कि अगर रिवॉर्ड्स इतने तगड़े हैं तो पक्का टास्क भी उतने ही टफ होंगे। ये डंजन पूरा एक फील्ड टाइप का होता है और यहाँ पर पूरा सियोल इन्होंने बना दिया होता है और पूरा सियोल जल रहा होता है। वो फिर अंदर जाता है और अपनी लड़ाई शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जिन्हो अपने पापा को पूछता है क्या वो योजन गिल्ड का मास्टर बन सकता है, तो उसके पापा को पता चल जाता है और बोलते हैं कि तूने जिन्वू से हेल्प ली है ये सब कुछ करने के लिए, तो जा गिल्ड मास्टर बन और पहले उसको रिक्रूट कर जाकर। और यहाँ जिन्वू लगा पड़ा है एकदम सबको मारने पीटने में। जिन्वू यहाँ पर अपने लेवल दिखाता है। जिन्वू खुद को बेक्यूनो से कंपेयर करता है और बोलता है कि ही इज बेयरली एन एस रैंक। आई मीन जिन्वू नॉट बेक्यूनो ऑफ कोर्स। देखो बहुत सारी चीजें इस टाइम एक साथ चल रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले जिन्वू की लड़ाई, दूसरा जिन्हो का सीन, जो अमेरिका में वो होंग डोंगसू का सीन चल रहा है किसी मिस्टीरियस बंदे के साथ। होंग डोंगसू उस बंदे के साथ बात कर रहा होता है कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया, इतने साल तक तू डंजन में जिंदा कैसे था, क्या तू मॉन्स्टर है, क्या तू इंसान है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ना सिर्फ ये बंदा एक ए रैंक डंजन से निकला है बल्कि इनकी ए रैंक टीम भी इनके सामने कुछ नहीं थी। तो उन्हें पता लगाना है कि क्या ये बंदा एक्चुअली में आज भी एक हंटर है या फिर ये एक ह्यूमन फॉर्म बीस्ट है। वहां डीमन कैसल में जिन्वू सारे लेवल्स पार करता चला जाता है एंड 50th फ्लोर पर उसको एक डीमन बॉस मिलता है जिसका नाम है वल्कन एंड ही इज द रूलर ऑफ द लोअर फ्लोर्स। जिन्वू अपनी शैडोज बाहर निकालता है और बोलता है कि गार्ड्स वार्ड्स को तुम पीटो, मैं डायरेक्ट वल्कन से लड़ूंगा जाकर। जिन्वू ने थोड़ी देर के लिए तो वल्कन को अंडर एस्टिमेट किया कि भाई ये मोटा एक ही जगह और बैठा है, क्या कर लेगा ये मेरा, लेकिन वो फिर तुरंत जो मारना शुरू करता है उसके शेप और साइज के हिसाब से उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज था। लेकिन जिन्वू तो जिन्वू है, जिन्वू उसे सिर्फ एक मुक्का मारता है और बंदा उड़ता हुआ बहुत दूर तक जाता है। लेकिन इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर वल्कन इतनी तेज जिन्वू की तरफ उड़ता हुआ आता है और जिन्वू समझ जाता है कि अब वो डायरेक्ट हिट से नहीं बच सकता। तभी वो आयरन को आवाज लगाता है और उसकी शील्ड ले लेता है और उसकी शील्ड की हेल्प से वो बच जाता है। देन जिन्वू अपनी सारी एबिलिटीज, डैश, फिजिकल ऑब्जेक्ट कंट्रोल, हाई IQ, स्टेल्थ, सब चीजों का यूज करके वल्कन को मार देता है। बहुत बढ़िया फाइट होती है ये। जिन्वू यहाँ लड़ रहा है और वहां पे व्हाइट टाइगर गिल्ड के बंदे उसे ढूंढ रहे हैं कि भाई ये है कहाँ। इसे मारने के बाद जिन्वू को एक अलग टाइप का रिवॉर्ड मिलता है, एक एक्सेसरी टाइप इक्विपमेंट, जिसे अगर पूरे सेट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा असरदार होगा। जैसे कि अभी से ईयर रिंग्स मिली है तो साथ में अगर नेकलेस मिल जाए में भी, और बाकी रिवॉर्ड जैसे ऑब्स और पोशंस वगैरह मिले तो वो तो थे। और वहां अमेरिका में होंग डोंगसू से बात करते हुए उस मिस्टीरियस बंदे ने बोला कि तुमको कितना मालूम है डंजन्स वगैरह के बारे में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ऑल दिस इज जस्ट अ शरारत टू डिवाइड आवर अटेंशन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट बैटल। एंड ये ग्रेटेस्ट बैटल अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद जेजू आइलैंड की बात कर रहा था यहाँ पर। बट देन वो बोलता है कि नंबर्स आर नथिंग अगेंस्ट हिज पावर, और जिससे हमें याद आता है कि कुछ टाइम पहले तो जिन्वू भी शैडो मोनार्च बना था एंड उसके सामने ही नंबर्स आर मीनिंगलेस। एंड देन ही सेड दिस एंड अप बीइंग यूज्ड। इसका मतलब तो वो पक्का प्लेयर की ही बात कर रहा है। होंग डोंगसू तो इतना ज्यादा नालायक है, उसको जैसे ही पता चला कि ये बंदा संगजिन वू का पापा है, उसने इससे बोल दिया कि भाई जा तेरा बेटा मर गया है। एंड देन थिंग्स एस्केलेटेड क्विकली और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। इसका नाम होता है हंग गिल स्वान और ये होंग डोंगसू को बहुत बुरे तरीके से जलील करके मारता है। जिन्वू ने वहां एक और बॉस ग्रेड डीमन को मार दिया होता है इतनी देर में, जिसका नाम होता है मीटस, एंड इससे उसे सेम एक्सेसरी सेट का एक और इक्विपमेंट मिलता है, नेकलेस। एंड एट दिस पॉइंट उसने अपने 10,000 सोल्स कलेक्ट कर ली। एंड अब जिन्वू बहुत ज्यादा थक चुका है, वो अपनी हर चीज की लिमिट पर है एंड अब वो वहां से बाहर जाने की सोच रहा है। वो अपना रिवॉर्ड डिसाइड कर रहा है कि उसे सबसे महंगी चीज लेनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो अभी उसके काम का हो। बट देन ऑब्वियसली वो सबसे सेंसिबल चीज जो उसे दिखाई देती है वो उसे चुनता है, कर्स्ड रैंडम बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर से उसे एक और जगह की चाबी मिलती है एंड हिडन रिवॉर्ड में उसे मिलता है होली वाटर ऑफ लाइफ की रेसिपी, एंड इससे वो अपनी मम्मी को ठीक कर सकता है। होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जो 3 आइटम्स चाहिए थे उसको उनमें से 2 आइटम मिल गए थे वल्कन एंड मीटस को हरा के, एंड थर्ड आइटम मोस्ट प्रोबेबली शायद 100
100 लेवल के बंदे को हरा के मिल जाएगा। और इसी के साथ डीमन कैसल आर्क खत्म हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट होती है रीवैल्यूएशन आर्क, और ये शायद सीजन 2 की लास्ट आर्क होगी। जिन्वू जाता है अपना रीवैल्यूएशन करवाने, और वहां पर हमें कुछ प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि कुछ स्काउट्स जो छोटी गिल्ड्स के होते हैं वो वहीं पर ही खड़े रहते हैं, ताकि जिन बंदों का भी वैल्यूएशन हो रहा है वो उनको वहीं से ही पकड़ के ले जाए, कुछ टेम्पटिंग सा ऑफर देके, ताकि वो लोग बड़ी गिल्ड्स को आगे जाके ज्वाइन ना करें और उनकी गिल्ड में भी थोड़ा ढंग के बंदे आ जाए। बट उनकी गिल्ड्स में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा रिस्की रेड्स करते हैं और उसमें डेथ रेशियो बहुत ज्यादा होता है। अब जिन्वू का नंबर आता है वैल्यूएशन का, और बंदी पूछती है क्या तुम रीवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर आए हो, और फिर वो ऐसे जज करती है ना जिन्वू को कि ये हमेशा ई रैंक वाले बंदे क्यों आते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। बट जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट करती है वहां पर एरर शो होने लग जाता है, क्योंकि जिन्वू की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उनकी मशीन मेजर ही नहीं कर पाती। तभी वहां पर एक एक्सपीरियंस बंदा आता है और वो पूछता है कि तुम कब से काम कर रही हो यहाँ। वो कहती है 6 महीने। बंदा कहता है कि अच्छा, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 साल पहले जब कहा इनका इवैल्यूएशन हुआ था तब यहाँ पर एरर शो हुआ था, एंड पिछले 2 साल से कोई भी एस रैंक बंदा यहाँ पर नहीं आया है। वो बताता है कि दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज इमेजरेबल। बाहर खड़े हुए स्काउट्स बात कर रहे होते हैं कि हम इसे अपने गिल्ड में ले आए कि भाई ये तो हमारी औकात के बाहर का बंदा है, हमारे पास फंड्स ही नहीं इसे देने के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन उतने में ही वहाँ कोरिया की टॉप गिल्ड हंटर का रिप्रेजेंटेटिव चॉय जॉइन वहाँ पर आ जाता है, जो खुद एक एस रैंक है, एंड इसका टाइटल है द अल्टीमेट सोल्जर। वो जिन्वू को हंटर्स गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है, बट जिन्वू उसे शांति से मना करके वहां से चला जाता है, क्योंकि 3 दिन में उसका रिवैल्यूएशन है और वो सोचता है कि शायद तब तक वो अपनी मम्मी की दवाई बना ले। नाउ कम्स इनटू पिक्चर द हंटर एसोसिएशन। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि हंटर्स पे फोकस करती है, उनके लिए लॉज वगैरह बनाती है, उनको पनिश करती है, वगैरह वगैरह। एंड उसका चेयरमैन गोगन ही जिन्वू से मिलने आता है। वो एक 80 साल का बंदा होता है, बट वो बहुत ज्यादा फिट होता है, क्योंकि वो भी एक एस रैंक हंटर था, एंड दैट टू स्टिल फंक्शनिंग। वो बताता है कि रिवैल्यूएशन तो बस एक ट्रिक है ताकि हंटर एसोसिएशन के लोग एस रैंक हंटर से जल्दी मिल सके कंपेयर टू अदर गिल्ड्स, वरना सब लोग सिर्फ पैसे और फेम के लिए बड़ी बड़ी गिल्ड्स को ज्वाइन कर लेंगे, एंड हंटर एसोसिएशन उस वजह से कमजोर पड़ जाएगी। गोगन ही बोलता है कि भाई देखो, मैं पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको पावर और अथॉरिटी दे सकता हूँ। अभी टॉप 5 गिल्ड्स में एक बैलेंस बना हुआ है, बट अगर जिन्वू ने उनमें से कोई सी भी गिल्ड ज्वाइन कर ली तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, एंड जिस भी गिल्ड में जिन्वू होगा वो गिल्ड बाकी गिल्ड्स को ओवर पावर कर देगी। जिन्वू गोगनी को बोलता है कि भाई देखो, तुम मुझे अपने गिल्ड का अगला सक्सेसर बनाना चाहते हो, दैट्स अ गुड ऑफर, बट वो उस ऑफर को ही मना कर देता है। गोगनी बोलता है कि भाई फिर वही पैसों की वजह से, तो जिन्वू बोलता है कि नहीं, आई वांट टू फाइट। उसकी वो आंखें, वो इंटेंट देख के गोगन ही इंप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। नाउ ऑन द सेम टाइम अमेरिका में जब होंग डोंगसू को होश आता है तो उससे पूछा जाता है कि बताओ संगिल हुआन एक मॉन्स्टर है या ह्यूमन, तो वो कह देता है भाई कि ये एक मॉन्स्टर है। बट देन एक वीडियो में दिखाते हैं कि उसने ए रैंक डंजन में फंसे हुए लोगों की हेल्प करी, जो कि एक मॉन्स्टर कभी नहीं करेगा। बट होंग डोंगसू अपने खुद के काउंटर पॉइंट्स दे देता है कि भाई कभी किसी डंजन से इंसान को भी निकलते हुए देखा तुमने 10 साल बाद। नाउ बैक टू कोरिया। जिन्वू को अब 100 फ्लोर के डीमन को हराना है और उसके लिए उसे चाहिए होगा एक अच्छा इक्विपमेंट, लेकिन वो सब है महंगा। तो जिन्वू सोचता है कि क्यों ना वो जो उसे ऑर्ब मिला था वल्कन को हरा के वो उसको बेच दे, लेकिन एक ई रैंक बंदे के पास ये आइटम आया कैसे वो समझाना मुश्किल होगा, और उसका एस रैंक लाइसेंस आने में भी टाइम है। लेकिन अगर उसके पोर्टफोलियो में एक ए रैंक डंजन लिस्टेड हुआ तो ये काम हो सकता है, एंड फिर वो ये सब ऐसे माइनर पोर्टर ये सब कुछ काम करके वहां जाने की सोचता है। एंड देन एक टीम जो एक ए रैंक डंजन में जा रही थी वो वहां पर माइनर बन के चला जाता है। वहां पर इसे पूरा पहले तो प्रोसेस समझाया जाता है कि भाई पहले अटैक टीम अंदर जाती है, देन वो बॉस को छोड़ के बाकी सबको वहां से मार देती है। उसके बाद माइनर और कलेक्शन टीम्स अंदर जाती हैं, एंड वो माना क्रिस्टल्स और मॉन्स्टर की बॉडी को वहां से उठा के ले आती है, और बाद में अटैक टीम दोबारा से जाती है और बॉस को मार देती है, एंड देन गेट बंद हो जाता है। वहां पर जिन्वू को कोरिया की स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक टीम देखने को मिलती है, जिसमें चॉय जोंग इन एंड काहा इन दोनों होते हैं। जिन्वू फिर अपना माइनिंग का काम करना शुरू कर देता है, और सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा इतनी तेज इतना ज्यादा काम कर कैसे रहा है। जब बाकी सब लोग ब्रेक पर गए हुए होते हैं एंड जिन्वू उस जगह पर अकेला होता है, तब वो पहुंच जाता है बॉस के पास एक नजर मारने की भाई ए रैंक डंजन का बॉस कितना पावरफुल होता है। लेकिन तभी वहां पर काहा इन आ जाती है और वो उसे बोलती है कि भाई ये एरिया सेफ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। काहा इन को हर हंटर से एक अलग सी स्मेल आ रही होती है और वो मोस्टली खराब ही होती है, बट संग जिन्वू से उसको एक प्लेजेंट सी स्मेल आ रही थी, एंड इससे वो इंप्रेस हो जाती है और फिर से एक एमसी ने एक लड़की को पटा लिया बिना किसी मेहनत के। दिन काम खत्म होने के बाद उसे उसका पेचेक मिलता है और माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि भाई नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारी जो तनख्वाह है वो डबल कर दूंगा, क्योंकि तुम 5 लोगों का काम अकेले ही कर देते हो। फिर उसे नेक्स्ट डे भी इनवाइट किया जाता है। वो लोग उसे बताते हैं कि हंटर्स गिल्ड के पास इतने ज्यादा और इतने पावरफुल लोग हैं कि वो अपनी अटैक टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड जिन्वू फिर मान जाता है नेक्स्ट डे भी आने के लिए। बट अगले दिन हंटर्स गिल्ड की दूसरी वाली अटैक टीम होती है, काहा इन वाली नहीं। देन जिन्हो मिलता है अपनी बहन से और बताता है कि जिन्वू कैसे उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है काफी टाइम से, लेकिन फिर वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ली मिन संग को देख के। वो कोरिया का नंबर 1 स्टार है जिसका रैंक इवैल्यूएशन अब होने वाला है, लेकिन ये सब सिर्फ ढोंग है क्योंकि वो ऑलरेडी इवैल्यूएट हो चुका है एंड उसकी रैंक ए ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो सिर्फ फुटेज खा रहा है और कुछ नहीं। देन जिन्हो की बहन होती है थोड़ा सा जल्दी में, तो वो जिन्वू को डायरेक्टली कॉल कर देती है कि भाई मैसेज वैसेज हटाओ, सीधा कॉल करते हैं हम उसे, और जिन्वू वो कॉल उठा लेता है। देन जिन्वू उसे बताता है कि भाई मैं डंजन में था करके, एंड नेक्स्ट डे की जिन्वू और जिन्हो की मीटिंग अब एक
शेड्यूल हो जाती है। कहा है इनको संग जिन वू पर थोड़ा सा शक होता है और इसीलिए वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने जाती है, तो उसे पता चलता है कुछ और एस रैंक हंटर्स भी हैं जिनको उसके ऊपर इंटरेस्ट है। और इतना ही नहीं, हंटर एसोसिएशन ने उसके डेटा पे लॉक भी लगा रखा है। तो इससे कहा है इनका शक और ज्यादा तगड़ा हो जाता है कि भाई एक ई रैंक बंदे के ऊपर इतने सारे लोग क्यों मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट डे जिन वो साइड पर पहुंचता है और जो अटैक टीम का लीडर होता है पूछता है कि भाई हमारा पोर्टर यहाँ पर नहीं आ पाया है, तो क्या तुम में से कोई बंदा बनेगा हमारा पोर्टर। बहुत रिस्की मामला होता है इसलिए सब लोग आनाकानी करते हैं, सब लोग मना करते हैं। बट देन संग जिन वो है, वो हाँ बोल देता है कि हाँ मैं बनूंगा तुम्हारा पोर्टर, चलो लेके चलो मुझे तुम इस डंजन में। वो उसे थोड़ा सा सिक्योरिटी एश्योरेंस देते हैं कि भाई देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक पोर्टर पर अटैक होने का मतलब है कि पूरी अटैक टीम ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी है। और ऐसा तो होने नहीं वाला हंटर्स गिल्ड के साथ। बट लिटिल डिड दे न्यू, डंजन के अंदर जाते ही अचानक से उनके ऊपर अटैक होता है और अटैक करने वाले होते हैं डंजन जकाल्स। बट ऐसी जगह पर जकाल्स को मोस्टली अपर डीमंस खा चुके होते हैं, बट ये जिंदा हैं। इसका मतलब कि किसी ने इन्हें जानबूझ के पाल रखा है। और इसका मतलब कि इस डंजन के जो मेन मॉन्स्टर्स हैं वो एक्चुअली में इंटेलिजेंट भी हैं। तभी उनके सामने वहाँ के असली विलेंस हाई ऑर्क्स आ जाते हैं। कई सारे हाई ऑर्क्स होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल, और वो नंबर में भी उन लोगों से ज्यादा थे, तो ये लोग सब पिटने लग जाते हैं। और फिर जिन्वू को लगता है कि यार ये लोग तो कोई से जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो वो अपना स्टेल्थ मोड ऑन करता है और जितने भी वहाँ पे हाई ऑर्क्स होते हैं उन सबके वाइटल पॉइंट्स पे जाके ऐसी ऐसी जगह पे मार देता है कि वो लोग कमजोर हो जाए थोड़ा सा। और फिर अटैक टीम उन सारे हाई ऑर्क्स को जाके मार देती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता सिवाय कुछ मेजेस के। बट देन उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा अगर अपनी पावर छुपा रहा है तो कोई रीजन तो हो गई, तो वो भी लड़की फिर चुप रहती है, कुछ बताती नहीं है किसी को। शक तो खैर अटैक टीम के बाकी लोगों को भी होता है कि भाई ये सब एकदम से कैसे इतने कमजोर हो गए। बट देन लोग उस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। और फिर वो लोग सोचते हैं कि भाई क्योंकि अब उन्हें पता है कि अंदर हाई ऑर्क्स हैं और शायद ये लोग अब उनसे नहीं लड़ पाएंगे, तो ये लोग मिशन को रिट्रीट करते हैं। बट गेट पर पहुंच के उन्हें पता चलता है कि गेट भी सील हो चुका है। वो लोग पीछे घूम के देखते हैं तो वहां पर पहले से भी 3-4 गुना ज्यादा हाई ऑर्क्स आ जाते हैं और उसमें से एक हाई ऑर्क जो है वो इंसानों की भाषा बोल रहा होता है। और वो उनसे बोलता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो हम तुम्हें अभी यही मार देंगे और या तो फिर तुम हमारे साथ चलो और हमारे बॉस से मिलो। तो उनके पास कोई और चारा तो होता नहीं है एंड वो लोग चले जाते हैं बॉस से मिलने। अब उनका बॉस होता है एक नंबर का नालायक और उनसे बोलता है कि भाई देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया अपने मजे के लिए, अब मैं एक एक करके तुम लोगों को यहाँ पर मारूंगा ताकि मेरे सारे लोग वहाँ पे खूब मजा आएगा। क्योंकि इनका बॉस जहाँ पर बैठा होता है उसके आसपास पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ हाई ऑर्क से भरा पड़ा होता है। और अटैक टीम तो यहाँ पर इनकी सिर्फ एक मौका तराश रही होती है कि मौका मिलते ही वो उसे जाके मार देंगे। और वो लोग अटैक करते भी है लेकिन उसका कुछ खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि हाई ऑर्क्स का लीडर जो होता है वो अटैक टीम के लीडर को हवा में पकड़ लेता है अपने मैजिक से और फिर ऊपर नीचे करके उसे खूब मारता है। जब वो ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है तो जिन्वू से जाके बचा लेता है और फिर जिन्वू से जाके पूछता है कि भाई देखो क्योंकि ये हंटर्स गिल्ड का एरिया है तो मैं ज्यादा कुछ इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम लोग मर जाओगे, तो डू यू वांट कि मैं तुम्हें बचाऊं। तो अटैक टीम के लीडर उन्हें बोलता है कि हाँ भाई प्लीज हमें बचा लो। फिर जिन्वू दिखाता है अपना असली खेल, वो अपनी पूरी की पूरी शैडो आर्मी वहीं पर बुलाता है और उन सबको तुरंत मारना शुरू कर देता है। और जो हाई ऑर्क्स, एग्रेस, टैंक इन सब लोगों से मरे भी होते हैं वो उनको भी अपनी आर्मी में साथ के साथ शामिल करता जाता है। और फिर वो ऑर्क्स के लीडर से जाके बोलता है कि भाई रुक जा तो थोड़ी देर, तुझे भी मैं अपनी आर्मी में शामिल करूंगा, मेरे अंडर काम करेगा तू। तभी हाई ऑर्क के लीडर को शक होता है और थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं ये बंदा शैडो मोनार्क तो नहीं है। जब इन लोगों की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पर कहा है इन और वो जिनचुल ये दोनों भी आ जाते हैं वहां पर और वो साक्षात उसको लड़ाई करते हुए देख लेते हैं। नाउ संग जिन्वो कैन नॉट हाइड हु ही इज। और लड़ाई खत्म होने के बाद जिन्वो ने हाई ऑर्क्स के लीडर को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिया और ये देख के सबकी फट गई। वो उस लीडर का नाम रखता है टस्क और ये जिन्वो की अभी तक की स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो है। भाई जिन्वो की लड़ाई में ना मेरे को एक चीज बेस्ट लगती है कि ये जाकर अकेला ही लड़ रहा होता है, सबसे मस्त आसपास सिर्फ ऑरा रिलीज करता रहेगा और जाके डायरेक्ट बॉस से लड़ेगा, बाकी टाइम मस्त जेब में हाथ डाल के अपना खड़ा रहेगा शांति से। द रियल चिल गाय। खैर एसोसिएशन के बंदे फिर जिन्वो को अपने अंडर ले लेते हैं और बाकी लोगों से बोल देते कि दिस इज क्लासिफाइड अंटिल पब्लिक, तो बाहर इस सब के बारे में किसी को कुछ मत बताना तुम लोग। देन चॉय जोंग इनको भी इसके बारे में पता चलता है एंड ही रियलाइजेस कि भाई एक ऐसा ए रैंक डंजन जिसको उसकी ए रैंक टीम नहीं क्लियर कर पा रही है, तो वो अकेला जाकर अपने दम पे भी उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाएगा। देन जिन्वो का रिवैल्यूएशन होता है एंड इट इज रिवील्ड दैट ही इज द 10th एस रैंक हंटर ऑफ कोरिया। वो टीवी पे दिखता है तो फिर उसकी बहन और पुराने कोलीग्स वगैरह सब लोग देखते हैं और कहते हैं कि भाई अरे ये क्या हो गया एकदम से। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ जिन्हो ने अपने पापा से जाकर बोला कि देखो उसने तो रिजेक्ट कर दिया अपना ऑफर क्योंकि जिन्हो अपनी खुद का एक गिल्ड बनाएगा एंड मैं अब वहां उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर जिन्हो के पापा ने बताया कि देखो मैं योजिन गिल्ड बनाना चाहता था सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, बट अब ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो कि हम सबको सेफ रख लेगा। दूसरी तरफ बेक्यूनो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो कि काफी सही था, क्योंकि वो जिन्हो से पहले भी मिला है तो ही रियलाइजेस कि भाई ये बंदा पहले तो इतना पावरफुल नहीं था जितना अभी है। तो वो ये बात समझ जाता है कि संग जिन्वू एक ऐसा हंटर है जिसकी पावर हर टाइम बढ़ रही है, तो जिन्वू जहां भी जाएगा दैट गिल्ड विल बी डेस्टिन्ड टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है। बस मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि कोई एग्जैक्ट इन्फो नहीं है कि ये सीजन कितने चैप्टर्स कवर करेगा, तो जो पॉइंट मुझे ठीक लगा कि शायद यहाँ तक सीजन 2 होगा मैंने वहां तक ये वीडियो बनाई है। अगर आगे जाके लगा कि नहीं इसमें और ज्यादा एपिसोड्स भी डालने चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आगे के एपिसोड्स कवर कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग,
थिंक कि मैंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सब कुछ नरेट नहीं करा है, क्योंकि वो सब तो तुम्हें एनिमे में भी देखने को मिल ही जाएगा थोड़े टाइम में, और वो सब मानवा में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैंने बस स्टोरी को फॉलो करते हुए तुम्हें मेन इवेंट्स बताए ताकि 15-20 मिनट में सब कुछ कवर हो जाए एंड तुम्हें भी पता चल जाए कि होता क्या है। बट इफ यू गाइस आर मोर इंटरेस्टेड इन वर्ड टू वर्ड नरेशन तो प्लीज लेट मी नो। उसमें बस एक चीज ये होगी कि या तो वीडियो के पार्ट ज्यादा होंगे और या तो फिर वीडियो लंबी ज्यादा होगी। मुझे दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को जो पसंद हो वो बता देना। नाउ इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन आइजन देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, वरना ब्लैक क्लोवर का सीजन 1 का रिकैप करने के लिए यू कैन वॉच दिस वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।